Hello guys, welcome back to LPCA classes by CA Rajesh Khanna and let's continue further. Now आज मैं आपको कुछ questions homework में देने वाला हूँ and I'll show you those questions also if anybody wants to take a picture for the same. Just a second. Illustration 11. Before I do illustration 11 with you, मेरा पहला सवाल आप लोगों से और वो सवाल ये है कि कंट्रोल होल्डिंग और माइनॉरिटी का कंट्रोल किस बेसिस पे होता है? डिबेंचर्स के बेसिस पे? बोलो दोस्तों। नहीं होता। हाँ जी मेरा बेटा। शेयर्स पे नहीं होता। थैंक यू। प्रेफरेंस शेयर्स के बेसिस पे? इक्विटी पे होता है ना? ये दोनों होना चाहिए। नहीं, कंट्रोल जो बनता है वो इक्विटी के बेसिस पे बनता है। जो कंट्रोल जो बनता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स मे हैव वोटिंग राइट्स, मे नॉट हैव वोटिंग राइट्स, तो कंट्रोल जो बनता है वो जनरली किस बेसिस पे बनता है? इक्विटी शेयर के बेसिस पे। बट प्रेफरेंस शेयर्स भी अगर थोड़ी मेरे पास और थोड़ी आउटसाइडर के पास है, उसको मैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में यूज जरूर कर लूंगा, बट होल्डिंग माइनॉरिटी की रेशियो इक्विटी की अलग चलेगी और प्रेफरेंस की अलग चलेगी। थैंक यू। नाउ अगर पूरे के पूरे प्रेफरेंस शेयर्स आउटसाइडर्स के पास हैं, so they will only be used in minority interest. Is that clear? Sora, I have a doubt. पहले मेरी बात का जवाब दो। अगर प्रेफरेंस शेयर्स सारे के सारे होल्डिंग कंपनी के पास ना होके आउटसाइडर्स के पास हैं, तो देन दे विल बी रिकॉर्डेड अंडर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। पहले यहां तक हाँ या ना करना, फिर आप जो बोलोगी मैं कर लूंगा। कोई डाउट? नो सर। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। नो। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेफरेंस शेयर्स को आप क्या देते हो? प्रेफरेंस शेयर्स को आप क्या देते हो? यार बोल दिया करो, साथ साथ में छोड़ देते हो, कुछ बोलते ही नहीं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप क्या देते हो? डिविडेंड। सो डिविडेंड विल आल्सो बी ए पार्ट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। dividend is paid out of प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो जितना प्रॉफिट आपने डिविडेंड पे करने के लिए यूज कर लिया, उतना डिविडेंड, उतना प्रॉफिट होल्डिंग और बाकी माइनॉरिटी इक्विटी शेयर्स के लिए कम हो जाएगा। यस सर। लॉक कर दूं पुत्र इस बात को? पक्की बात? यस सर। और सॉरी, रिपीट कर दो। आई रिपीट, जितना प्रॉफिट आपने यूज किया फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उतना प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इक्विटी शेयर होल्डर्स कम हो जाएगा। राइट सर। यानी अमंग इक्विटी वाले माइनॉरिटी और इक्विटी वाले होल्डिंग के लिए कम हो जाएगा। यस सर। थैंक यू। अगर मेरी ये बात समझ आती है तो आप देखिए इस क्वेश्चन को। मैं आपको करवाऊंगा नहीं, क्योंकि रिदिम का लकी नंबर है, इसीलिए रिदिम कहती है मैं करके दिखाऊंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप करके दिखा देना। I'll just share illustration 11 now. Illustration 11,
आई रिपीट, जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, आई एम जस्ट गोइंग स्लो, साइमल्टेनियसली यू कैन क्लिक पिक्चर्स, मेरी नहीं, स्क्रीन की, जहां से आप ये देख सकें। ये क्वेश्चन की लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी साइड पे रिदम हमारे पास क्या है, 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सब्सिडरी कंपनी की ₹1 लाख, और इसका नाम क्या है, 13%, यानी इसका डिविडेंड कितना बनेगा, बोलो। 13,000. थैंक यू। देन क्वेश्चन सेज दिस इज द प्रॉफिट बिफोर एनी appropriation. and interest is a charge against profit and dividend is an interest Dividend is a charge against profit and dividend is an appropriation. and अगर मैंने इस प्रॉफिट में से अभी तक डिविडेंड माइनस नहीं किया तो एस लिमिटेड के प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते वक्त मुझे करंट ईयर के प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा, 13,000. थैंक यू वेरी मच। S Limited General Reserve and Profit and Loss account after appropriation of dividend stood at ₹25 and 10 respectively on March 19. ये तो ओपनिंग बैलेंस है ना बच्चों, बट क्लोजिंग निकालते वक्त तो आपने अभी तक डिविडेंड माइनस नहीं किया. And question says B Limited sells goods at a profit of 25% on cost. तो 1/4 of cost, तो 1/5 of Sales. इसका मतलब इस क्वेश्चन में जब आप अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक निकालेंगे, क्योंकि मैं ये पॉइंट समझा चुका हूं डिटेल में, आप 1/4 यूज करेंगे या 1/5? 1/5. 1/5. 1/5. Now question says 10,000 stock in trade purchased from R Limited. तो 1/5 किसका करोगे? बोलो बच्चों। कार्तिक, 1/5 किसका करोगे बेटा? 10,000. 10,000 को। क्यों? क्योंकि परचेजर की जो कॉस्ट होती है वहीं तो सेलर का सेलिंग प्राइस होता है, इसीलिए हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को कन्वर्ट करते हैं इन परसेंटेज ऑफ सेल्स। Yes, sir. इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. It's clear. लॉक Yes, कर दो, Yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. ऑलराइट। सो ये देखो, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इधर देखो पुत्र, मैं आधी से ज्यादा चीजें बता रहा हूं, कर नहीं रहा बस। आपने कितने शेयर्स खरीदे? 15,000। उसके शेयर्स थे भी कितने? इसका मतलब एज फार एज इक्विटी शेयर कैपिटल इज कंसर्न्ड, इट्स ए 100% होल्डिंग कंपनी। Yes, sir. यानी Yes, sir. minority interest on account of equity share capital is 0, but there is a minority interest on account of preference share capital because S Limited की preference share capital के बारे में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, यानी H लिमिटेड ने जब R लिमिटेड ने जब S लिमिटेड को एक्वायर किया, उसने इक्विटी शेयर तो सारे एक्वायर किए, लेकिन प्रेफरेंस शेयर एक्वायर नहीं किया। तो पूरे के पूरे प्रेफरेंस शेयर्स किसके पास हैं? Minority outside. आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना दिखाएंगे? 1 लाख या 1,13,000? सर माइनॉरिटी में प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन नहीं जाएगा? बच्चों देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हक कभी भी फर्म के प्री या पोस्ट प्रॉफिट में होता है, उसका तो फिक्स डिविडेंड पे हक होता है। वो तो वहीं तो बता रहा था मैं इनडायरेक्टली। ओके सर।
तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का टोटल क्लेम कितना, 1 लाख या 1,13,000? 1,13,000। बड़े प्यार से मेरी बात सुनना सुयश, अगर यहाँ पे मेरा पुत्र बिफोर की जगह क्या लिखा होता? आफ्टर। इसका मतलब एस लिमिटेड डिविडेंड दे चुकी है। प्रेफरेंस, इधर देखो मेरे पेट पे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड ले चुके हैं। तो डिविडेंड के लिए क्या मैं कह सकता हूं, रात गई। यानी अगर यहाँ वर्ड बिफोर की जगह आफ्टर होता तो आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना दिखाते, 1 लाख या 1,13,000? 1 lakh। Is this point clear, पुत्र? The difference between before and after, गंजा और गंजे के सर पे बाल, that really makes a difference. So इस क्वेश्चन का this is the only important point. The rest of the point आप लोगों ने मेरे साथ कर रखे हैं। आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं। जो भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मैंने क्वेश्चन शेयर किया, आप इनकी कैलकुलेशन मत देखिएगा, आप डायरेक्टली बैलेंस शीट देखिएगा। अगर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो मैं बैलेंस शीट को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं ताकि आप वो फिगर्स आइडेंटिफाई कर सकें। हमारा कैमरा फोटोग्राफर अच्छा नहीं है इस बार, इसीलिए फोटोज थोड़ी अच्छी नहीं आई हैं, नहीं तो हमारा पुराना फोटोग्राफर बड़ी फोटोजेनिक फोटोज खींचता है। और ये देखो मेरा लकी नंबर 13, मेरा लकी नंबर 13, मैं 13। ये मैंने बैलेंस शीट दिखा दी। जो लोग पिक्चर ले रहे हैं ले सकते हैं। ये मैंने नोट्स टू अकाउंट दिखाना शुरू किया, और जो बात मैं आपसे कह रहा था मैंने प्रूव कर दिया। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपको प्रूव कर दिया, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1,13,000, फिर से मेरा 13 मैंने प्रूव कर दिया। एंड दिस फिनिशेस दिस क्वेश्चन। आप बाकी खुद कर सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट आए, रिदम, कार्तिक, सुयश, please ask me the doubt in the next class. So all about illustration 11, which I wanted to discuss with you. Then comes illustration 12. It's a pure homework. मैंने debentures का point इससे पिछले क्वेश्चन में सिखा दिया था। फिर भी किसी को डाउट हो आप पूछ सकते हैं। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। ना मेरी बारी। अब इलस्ट्रेशन 13 के बारे में बात करते हैं। यस, आप कुछ पूछ रही थी रिदम, आप पूछना चाहती हैं? आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया बेटा। तो 11 में डाउट है, हाँ जी, इलस्ट्रेशन 11 में डाउट है। हाँ मैं वापस चलता हूँ, सॉरी, माफ कर दो मुझे। नो इश्यूज। यस सर आपने जैसे बताया ना, अगर आफ्टर एप्रोप्रिएशन होता, हाँ, जैसे बिफोर एप्रोप्रिएशन में तो हम अभी 25 में से 13 निकालेंगे ना। 25 में से 13 नहीं बच्चों, करंट ईयर के प्रॉफिट में से 13। पहले आप 25 क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगी, जो करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा उसमें से 13 माइनस करोगी मेरा बेटा, क्योंकि दिस डिविडेंड इज ऑफ करंट ईयर। तो सर अगर आफ्टर एप्रोप्रिएशन लिखा होता तो अभी 13 नहीं हटाना था। इसका मतलब अगर आफ्टर एप्रोप्रिएशन लिखा है यानी आप करंट ईयर का डिविडेंड ऑलरेडी प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हैं, शेयर होल्डर को पे, कर दिया है, उसको रिसीव, शेयर होल्डर को रिसीव हो गया। तो फिर मुझे तो देना बाकी ही नहीं है, तो फिर मैं उसे अपनी लायबिलिटी में क्यों दिखाऊं मेरा बेटा? तो उसमें बस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होगा ना करंट ईयर में। एब्सोल्युटली राइट। इज दिस पॉइंट क्लियर कार्तिक? Yes, sir, it's clear. ओके,
आज हम रिवेल शुरू नहीं करेंगे, मेरे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज, या मैं कॉन्सेप्ट लिखवा दूंगा, समझा नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ये ऐसे कर लूंगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंटिंजेंट लायबिलिटी। हमने बचपन से एक चीज सीखी थी कार्तिक, कंटिंजेंट लायबिलिटी इज ए लायबिलिटी व्हिच डिपेंड्स, अगेन मेरा लकी नंबर 13, आज पता नहीं कितने 13 आ गए। Contingent liability is a liability which depends on the happening or not happening of certain future events which may or may not happen. Contingent liability is a liability which depends on the happening of future events which may or may not happen. And that is the reason contingent liability always appear as a, बोलो बच्चों, always appear as a Footnote. footnote. Contingent liability always appear as a footnote. Is this point clear, Putar? Yes, sir. Okay. Now, please ध्यान देना, हमारा ये क्वेश्चन था, इसमें उसने लिखा हुआ है लायबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड बाय एच लिमिटेड इज कंटिंजेंट लायबिलिटी इज 25। पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज नहीं समझ आए तो हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझसे पूछ लेना। मुझे लगता है आप बच्चे बड़े हो चुके हो, कुछ चीजें विजुलाइज करके कर सकते हो। नहीं समझ आएगा प्लीज रिदम कह देना सर, एंट्रीज के थ्रू समझाओ। हम अगर 11th स्टैंडर्ड याद करें तो हम चैप्टर पढ़ते थे एक बिल ऑफ एक्सचेंज का। बिल ऑफ एक्सचेंज में जब आप बिल को डिस्काउंट करवा लेते हो, यानी बैंक को बेच देते हो, तो ड्यू डेट पे उस बिल के पैसे बैंक को मिलते हैं और देता कौन है, हमारा डेटर। और जब तक उस बिल की ड्यू डेट नहीं आती, वी कॉल द बिल डिस्काउंटेड एज आर कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि अगर ड्यू डेट पे डेटर ने बैंक को पैसा नहीं दिया, वो किसे थप्पड़ मारेगा, मुझे। That is why the bill discounted by anyone is considered as contingent liability. पहले तो ये बताओ, क्या ये बात आपको क्लियर है? Yes, sir. कार्तिकेय, Yes, sir. Clear. तू यश, Yes, sir. नाउ बड़े ध्यान से देखते हैं। अब मेरी बारी। एस लिमिटेड इशूड ऑल द बिल्स पेबल टू एच लिमिटेड। एस लिमिटेड इशूड ऑल, ये एस लिमिटेड के बिल्स हैं। एस लिमिटेड इशूड ऑल द बिल्स पेबल टू एच लिमिटेड, यानी जो एस लिमिटेड का बिल पेबल है वो एच लिमिटेड का बिल, Receivable. बट उसने बोला एस ने सारे बिल एच के एक्सेप्ट किए, बट क्या क्वेश्चन ने ये बोला एच ने सारे बिल एस पे ड्रॉ किए? नहीं। कैसे पता लगा? ये देखो, हमारे पास बिल रिसीवेबल कितना दिया हुआ है, 30। इसका मतलब क्या है, जब एच लिमिटेड बिल्स ड्रॉ करती थी, वो एस लिमिटेड पे भी करती थी और अपने किसी और कस्टमर्स पे भी करती थी। वो एस लिमिटेड पे भी करती थी और अपने किसी और कस्टमर्स पे भी करती थी। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब उसके आगे वो क्या कहते हैं, बिल रिसीवेबल ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स बिल ऑफ एस लिमिटेड फॉर ₹12,000। समझना इस पॉइंट को। एस लिमिटेड क्या कहती है, मेरे बिल्स पेबल कितने हैं, ऑल ऑन एच लिमिटेड। इट मीन्स एच लिमिटेड ड्रॉन ₹20,000 के बिल्स ऑन एस लिमिटेड। अगर एस ने एक्सेप्ट 20 के किए हैं तो एच ने ड्रॉ भी कितने के किए होंगे, 20 के। बट उसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में एस लिमिटेड वाले कितने बिल्स हैं, टोटल कितने हैं उसको भूल जाओ, टोटल कितने हैं उसको भूल जाओ, बट एस लिमिटेड वाले कितने बिल बचे हुए हैं, 12, जबकि उसने ड्रॉ कितने किए थे, 20। इसका मतलब वो कितने बिल्स डिस्काउंट कर चुका है,
बोलो ना बच्चों, वो कितने बिल्स डिस्काउंट कर चुका है? 8,000. और Eight. जब एच लिमिटेड अपनी इंडिविजुअल बैलेंस शीट बनाता है तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी कितने की दिखाता है? 8 प्लस 17, यानी उसने टोटल 25 की दिखाई हुई है। क्वेश्चन ने बोला है ना, कंटिंजेंट लायबिलिटीज फॉर बिल डिस्काउंटेड बाय एच लिमिटेड इज 25, यानी एच की टोटल कंटिंजेंट लायबिलिटी तो 25,000 है, बट उसमें से 8,000 वाली कंटिंजेंट लायबिलिटी किसकी तरफ है? टुवर्ड्स एस लिमिटेड। यहां तक किसी बात में कोई डाउट है तो बोलो। और मुझको ये पूरा ही समझ नहीं आ कोई बात नहीं। क्वेश्चन कहते हैं एस लिमिटेड ने कितने बिल्स एक्सेप्ट किए? 20 के। ये तो बोल रहा था ना बेटा क्वेश्चन, यस सर। एस लिमिटेड ने कितने बिल्स एक्सेप्ट किए? बोलते रहा मेरा बेटा साथ साथ 20,000। सर ये आपको यहीं से पता चला ना कि एच लिमिटेड एक्वायर्ड नहीं, एस लिमिटेड इशूड ऑल बिल्स पेबल टू एच। यस, वहीं से। बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरा बेटा। ओके। तो एस लिमिटेड ने टोटल जो 20,000 के बिल्स दिखा रखे हैं वो सारे उसने एच लिमिटेड से एक्सेप्ट किए। अगर मैंने एच लिमिटेड से 20,000 के बिल एक्सेप्ट किए तो एच लिमिटेड ने ड्रॉ कितने किए मेरे ऊपर? 20,000। बट एच लिमिटेड की बैलेंस शीट क्लोजिंग वाली सिर्फ कितने बिल दिखा रही है? 30। नहीं, 30 तो टोटल है, उसमें से एस के कितने दिखा रही है? 12। इसका मतलब एच ने ड्रॉ तो 20 किए थे, उसमें से वो 8,000 के बिल्स ड्यूरिंग द ईयर डिस्काउंट करवा के बेच चुकी है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 8,000 के बिल्स उसने पे कर दिए किसने पे कर दिया? एस लिमिटेड में। अगर एस ने पे कर दिए होते तो उसकी बुक्स में 20 थोड़ी दिखता, 20 से कम दिखता, फिर तो 12 ही दिखता। उसकी बुक्स अभी भी 20 क्यों दिखा रही है? ओके। इसका मतलब अभी तक एच और एस में आपस में सेटलमेंट नहीं हुई। एच ने एस के 20,000 के बिल में से 8,000 के बिल मार्केट में बैंक से डिस्काउंट करा लिए। सर बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट होते हैं ना बैंक में। हाँ, तभी तो एच लिमिटेड डिस्काउंट करा रही है, एस लिमिटेड थोड़ी कराएगी। यस सर। अब इसीलिए एच लिमिटेड की जो टोटल कंटिंजेंट लायबिलिटी है, एच लिमिटेड की जो टोटल कंटिंजेंट लायबिलिटी है 25,000 रुपए की, 25,000 रुपए की वो कौन पे करेगा? एच लिमिटेड। बट उसमें से 8,000 तो किसकी तरफ है? एस लिमिटेड। तो कहना है से जब कंसोलिडेशन होगा, एच भी मैं हूं, एस भी मैं हूं, एच भी मैं हूं, एस भी मैं हूं, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कंटिंजेंट लायबिलिटी सिर्फ कितनी दिखाई जाएगी? 70,000। बस ये एक छोटा सा पॉइंट जिसकी वजह से पेपर में आपका एक नंबर कट सकता है, उसको समझा। बाकी क्वेश्चन तो चेक कर सकते हो आप। सिर्फ इसको समझाने के लिए कार्तिक मैंने इतना टाइम लगाया बेटा। Yes, sir. इज दिस पॉइंट क्लियर बच्चों? लॉक कर दूं? Yes, sir. पक्की बात? तो आज इतनी बारी 13 13 13 आ गया तो 13 पे ही रुक जाते हैं। रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चा बच्चे, रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। बट इसको अच्छे से रिवाइज कर देना बच्चों। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मोस्ट लाइकली वो क्वेश्चंस करेंगे जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, उस जैसे क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। इनमें से कोई एक पॉइंट आ सकता है, लाइक रीवैल्यूएशन, बोनस इश्यू एंड सो फार सो गुड बच्चा। तो आज के लिए इतना काफी है। ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ छोटे छोटे रिवाइज करने की कोशिश की। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेना, इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेना। जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मैं उनके लिए वापस इलस्ट्रेशन 13 एक बार शेयर कर देता हूं आपकी स्क्रीन पर।
बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम। आप लोग रुक जाओ। Sir,